गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरे जूनियर साइंटिस्ट। मैं आपको एक्टिविटी बेस आपकी एनसीईआरटी की बुक के साथ सारे चैप्टर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट दिया था और वहाँ पर मैंने आपको पहला जो लेक्चर था आपका 9th क्लास का, हमारे चारों ओर के पदार्थ है ना, मैटर्स जो आपके चारों ओर होते हैं उनके बारे में, हम पदार्थों के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। और कल हमने इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने एक्टिविटी बेस कई सारे प्रैक्टिकल्स किए और प्रैक्टिकल करने के बाद हमने मैटर के कुछ प्रॉपर्टी निकाल के लाए थे। और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी कि हर पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल के बीच में जगह होती है, पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उनके बीच में आकर्षण बल होता है, ठीक है। इसके अलावा वह पार्टिकल कितने होते हैं, बड़े होते हैं तो बहुत छोटे स्मॉल साइज़ के होते हैं, माइक्रो साइज़ के होते हैं। और प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आज हम मैटर को क्लासीफाई करने वाले हैं कि आपके चारों ओर जो मैटर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हम उन्हें किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो बच्चों, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान है ना सबको। अब हम किसको सॉलिड मानेंगे, किसको लिक्विड मानेंगे, किसको गैस मानेंगे, कैसे हमने कहा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो बच्चों, उन मैटर की हमने क्या देखी, कुछ प्रॉपर्टी देखी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को देखकर हमने कहा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले से हैं, लेकिन हम उस प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल के द्वारा देखने वाले हैं आज। जैसे आपको कहा जाता है कि सॉलिड की साइज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, हमने देखा भी है इसको। लेकिन आज हम उन पर प्रैक्टिकल करने वाले। वॉल्यूम देखते हैं तो सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लेकिन हम उसको मेजर करेंगे किस तरह से कांस्टेंट होता है, समझेंगे उनको। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। आपकी बुक में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंट को मैं आपके सामने यहाँ आज करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ, है ना। क्या चीज़ मैंने पहले भी कहा था, समझाने वाला नहीं, आप समझने वाले हैं, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो हम 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं इसको। पहला भाग होता है सॉलिड, जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस। सेकंड होता है लिक्विड, और फिर क्या होता है आपका गैस। ओके, इसको द्रव कहा जाएगा, इसको गैस ही कहा जाएगा। अब मैं प्रॉपर्टी के आधार पर हम इसको फील करने वाले हैं टेबल को कि आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को देखकर हम क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी। तो बच्चों, हम किसी भी मैटर को पहचानते हैं उसके लिए हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। हर मैटर की 2 प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल। केमिकल हमेशा इंटरनल होती है, उसको आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, उनको चेंज करना पड़ता है, तब वो प्रॉपर्टी सामने आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आँख के द्वारा देखकर, कान के द्वारा सुनकर, ठीक है ना, इस तरह से आप छूकर, चखकर इन चीज़ों का पता लगा लें तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों, हम केवल फिजिकल के आधार पर, देखते ही आप पहचान लें, उस आधार पर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी देखेंगे हम, वो होगी शेप एंड साइज, यानी कि आकार और आकृति को जानकर। दूसरी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं हम कौन सी, वॉल्यूम के बारे में, आयतन के बारे में, आयतन किस तरह से होता है उनका, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में, ओके। फिर हम देखने वाले हैं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक, उसके बाद की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं हम संपीड्यता, कॉम्प्रेसिटी, संपीड्यता। ओके, फिर हम देखने वाले हैं
और प्रॉपर्टी इसकी कॉपरेसिटी के बाद मैं इनको पहले आपको डिवाइड कर देता हूँ। तन्यता, टेंसिटी, ठीक। फिर हम एक चीज़ की और बात करेंगे, वो होगी आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इम्पोर्टेंट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी कि आकर्षण बलों के बारे में। ये आपको प्रॉपर्टी के आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिवाइड करने वाले हैं। हर चीज़ को समझने के लिए हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करने वाले हैं और इस एक्टिविटी के आधार पर आप उसको समझेंगे। अब मैं कुछ चीज़ें ले रहा हूँ आपके सामने, जैसे कि मैंने पेंसिल लिया है, ओके। यहाँ पर मैंने एक तार लिया है आयरन का, ओके। फिर मैंने यहाँ पर एक रबर लिया है। आप देखेंगे इसको मैं हाथ में रखूँ तो भी इनकी साइज़ वही, बिगड़ने वाली नहीं है। यहाँ ले जाके रख दूँ इसको तो भी साइज़ वही रहेगी। कहीं पर भी ले जाऊँ इनको, इनकी साइज़ में कोई परिवर्तन आएगा क्या? चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है? सॉलिड है। इनकी साइज़ हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, साइज़ नहीं बदलती है, शेप नहीं बदलता है। यानी कि शेप और साइज़ इसकी क्या होगी? आपकी निश्चित होगी, कांस्टेंट होगी। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो देखो भाई, मैंने लिक्विड यहाँ पर पानी लिया है, ये देखें, ओके। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? राउंड टू राउंड है ना? इतना सा क्या है, ये ऊंचा है, बाकी चारों तरफ भरा हुआ है। अब इसको चेंज करता हूँ, मैं इस पॉट में ले लेता हूँ। और पहले वाली साइज को देखें, ये दो साइज है। इसका शेप अलग आ गया, इसका शेप अलग आ रहा है। यानी कि जिस पॉट में आप रखते हो लिक्विड को, वो वैसा ही शेप ले लेता है। इसका मतलब इसका शेप कांस्टेंट नहीं है, ओके। और अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की, तो आप देखें मैंने अभी क्या लिया था, जैसे कि रबड़ लिया था और पेंसिल लिया था, आप इसमें रख दें साइज ये। अब मैंने इसको निकाला और इसमें रख दिया, कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, ठीक है। और गैसों के बारे में बात करें तो गैसों की कोई साइज़ होती ही नहीं, आपको पता है। जितना बड़ा पॉट होगा वहाँ तक फैल जाएगी वो, वैसे ही साइज़ बना लेंगे। तो गैसों की कोई साइज़ होती ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी साइज़ कांस्टेंट होती है, इसकी साइज़ अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है। जहाँ रखोगे पात्र का आकार ले लेगा, और ये भी आपका क्या होगा? अनिश्चित होता है। कंप्लीट। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। कौन? तो बच्चों अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का वॉल्यूम कैसे होता है, किसका कितना वॉल्यूम होगा, क्या सर्टेन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड का वॉल्यूम। देखो जैसे ये आपका एक डस्टर लिया मैंने, कौन सी शेप है इसकी? क्यूबॉइड शेप है, घनाभ है ना। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं अपन। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ, हाइट और विड्थ को मेज़र कर लेते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर इसकी लेंथ ली है, वो आ रही है 12 सेंटीमीटर। ये लिया मैंने तो ये आ रहा है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी चौड़ाई ली मैंने तो ये आ रही है 5, यानी कि 12, 5 और 7। लेंथ कितनी है इसकी डस्टर की? ये आपका जो डस्टर लिया मैंने, इसकी लेंथ 12 आ रही है, हाइट 7 आ रही है और विड्थ कितनी आ रही है? 5 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम निकाल लेंगे तो आपको पता है लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 7 इंटू 5, ओके। ये इसकी क्या जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। अब इसको मैं कहीं पर भी ले जाऊँ, किसी भी जगह रख दूँ, क्या इसका वॉल्यूम बदलने वाला है? नहीं बदलेगा ना। इसका मतलब सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है? निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं लिक्विड की, ठीक है ना। तो लिक्विड के लिए हम अलग अलग पात्र में रखेंगे इसको।
और फिर देखते हैं क्या इसका वॉल्यूम बदलता है। पानी डाला सर। देखो मैंने इसमें, मैं आपको बता दूं, ये आपका मेजर करने का सिलेंडर है। यहाँ मैं ले रहा हूँ आपका 40 ml वाटर। अब मैंने 40 ml वाटर यहाँ ले लिया, 30 लिया, चलो 30 ले लेते हैं। 30 ml वाटर ले लिया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है बेटा सिलेंडर है, और सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को आर की ज़रूरत होगी। तो मैं सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लेता हूँ। तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर है। तो 1.5 इसका क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ये सर्कल बनेगा ना, तो सर्कल में यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर। इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगी, रेडियस। तो यहाँ पर आपका रेडियस कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। ओके। और आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइट की। तो हाइट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो हाइट को मेजर करेंगे तो हाइट आ रही है यहाँ पर लगभग 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या आई, आपकी हाइट आई। ओके। अब इसी पानी को मैंने क्या किया, इस बड़े बीकर में डाल दिया। क्लियर। ये भी आपका सिलेंडर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी डायमीटर निकाल लेते हैं और फिर उसमें से रेडियस निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा आपका, 3.5 सेंटीमीटर। अब अपन हाइट देखते हैं इसकी, ठीक है। तो हाइट मेजर करेंगे। तो हाइट को मेजर किया मैंने, ये 1.2 के आसपास आ रहा है। तो हाइट आ रही है 1.2 के आसपास। ओके। अब दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं। तो बेटा सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर पाई तो आपका दोनों में कॉमन आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, पाई की वैल्यू दोनों में कॉमन आ रही है। तो अब आप आर स्क्वायर एच या पाई को भी रख दें। तो पाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच कितना है 5, और इसका आ जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 1.2। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग दोनों की वैल्यू वही आने वाली है। वहाँ पर आपकी क्या था, जब मैंने इसमें लिया तो हाइट कम हो गई थी, पर यहाँ पर क्या था, आर बढ़ गया था। और यहाँ पर जब मैंने इसको इसमें लिया तो वहाँ पर हाइट बढ़ गई थी लेकिन आर कम हो गया था। तो दोनों का जब वॉल्यूम निकालते तो वॉल्यूम दोनों का क्या होता है, कांस्टेंट आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि लिक्विड को आप कहीं भी रखें, किसी भी जगह, ठीक है ना, वॉल्यूम वहाँ पर क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम लिक्विड का भी क्या है, आपका कांस्टेंट है। अब बात करते हैं गैस की। तो बच्चों गैस के लिए आपको पता है कि जिस जगह रखोगे उतनी ही जगह घेर लेगी। इसका मतलब इसमें गैस, अगर आप इतनी गैस भर रखी और इसको आपने यहाँ तक है तो ये पूरी जगह पर चली जाएगी। अब इसमें भी आपने उतनी ही गैस रखी पर यहाँ तक आपका इसको पैक कर दिया जाए तो सभी जगह पर गैस भर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है, वॉल्यूम बदल जाएगा, तो वॉल्यूम अनिश्चित होगा। तो बच्चों इसी चीज़ को देखकर हम क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड को पहचानना चालू करते हैं कि जिनका शेप और साइज भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, जिनको जैसा रखा गया उसी जगह उसी तरीके से पड़ा रहे हो, तो वह आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। लिक्विड का शेप और साइज बदल जाता है, जिस पॉट में रखते हो वहाँ चला जाएगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा। चाहे आप उसको, है ना, मैंने भी रखा था छोटे सकरे वाले, आपका जो मेजर ग्लास था उसमें रखा, फिर उसके बाद बीकर में रखा, तो वहाँ पर हाइट और ये चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम वही आएगा। और गैसों के लिए दोनों ही क्या चीज़ें होती है, अनिश्चित होती है। अब बच्चों बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सेम साइज़ के अपन अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस जिनका कि वॉल्यूम सेम है और अगर उनको हम मेजर करते हैं, वेट लेते हैं उनका, तो वेट जिनका ज़्यादा आता है उन्हीं का ही डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी के बारे में बता दूं। डेंसिटी क्या होती है, तो बच्चों डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट उनके पार्टिकल, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या। जैसे कि आपने यहाँ पर लिया एक पदार्थ, यहाँ पर लिया दूसरा पदार्थ और यहाँ पर लिया तीसरा पदार्थ, और तीनों का वॉल्यूम सेम है,
सेम वॉल्यूम है, यानी कि लंबाई चौड़ाई सबकी क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक लोहे के टुकड़ा लिया इस साइज़ का, यहाँ पर मैंने लकड़ी की टुकड़ा लिया उसी साइज़ का, और फिर यहाँ पर मैंने लिया पानी उसी पॉट में उसी साइज़ में। अब आप देखेंगे वेट लेंगे तो आपको पता है लोहे का वेट सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद लकड़ी का, और उसके बाद किसका आएगा, पानी का। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले माना कि ये क्या है आपका क्यूब स्ट्रक्चर में मैंने सारी मेटल लिए हैं, लकड़ी भी आपकी क्यूब स्ट्रक्चर में है, और जो आप पानी लिया वो भी क्यूब स्ट्रक्चर में लिया है। अब इन सबका वेट देखते हैं। तो वेट देखने पर जैसे कि लोहे का वेट माना कि 100 ग्राम आया है, लकड़ी का वेट यहाँ पर कितना आने वाला है, 80 ग्राम आया है, पानी का वेट कितना आया, माना कि 60 ग्राम आया है। अब यहाँ पर वॉल्यूम सबका कॉन्स्टेंट है, तो आपका T बराबर हो जाता है M/V, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। ये आपका क्या होता है, डेंसिटी होती है। अब द्रव्यमान आयतन सबका कॉमन है, माना कि इसका आयतन मान लिया हमने जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो 125। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया आपका 100/125, इसका हो गया 80/125, इसका हो गया 60/125। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी आती है? अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा आती है ये मान के चले कि मैंने कहा ना यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मॉलिक्यूल, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्लोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो लोहे के अंदर आपके कण पास पास होंगे, लकड़ी में थोड़े दूर हो जाते हैं, पानी में क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे अणु दूर होंगे पदार्थ के, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम आती है। समझ में आया बच्चों? तो घनत्व के मामले की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व होगा इसका घनत्व क्या होगा, सबसे ज़्यादा यूनिट वॉल्यूम की बात। फिर आपका कम होगा और ये सबसे कम होगा। अगर समान आयतन ले लेते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, आपका सॉलिड का, सबसे कम नहीं इनसे कम। अब बात करते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी के बारे में कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में इलास्टिसिटी क्या होती है। तो एक बात देखें, जैसे मैं एक सॉलिड लेता हूँ, ओके, ये आपका रबर बैंड है, समझ पा रहा है? अब ये रबर बैंड की साइज ये है, अब मैंने इस पर फोर्स लगाया बाहर से और खींचा, क्या हुआ, टूटा नहीं, लंबा हो गया ना। वापस फोर्स हटाया, वापस किस साइज में आ गया, अपनी मूल साइज में। तो बच्चों जब किसी पदार्थ के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और अगर उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ज़्यादा फोर्स लगा टूट जाएगा, तो अगर उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो इस गुण को क्या कहते हैं हम, इलास्टिसिटी। और छोड़ने पर वापस क्या हो जाए, वो अपने मूल आकार में, पहले वाले आकार में आ जाता है, तो उसको कहा जाता है, आपने देखा होगा इलास्टिक को, खींचते लंबा हो जाता है, छोड़ते वापस क्या हो जाता है, मूल से। तो आपके सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रत्यास्थ होते हैं। ये प्रत्यास्थ किसी की कम किसी की ज़्यादा होगी, है ना। जैसे आप इसको भी खींचते हैं तो ये भी प्रत्यास्था है, तन्यता है। इसके अंदर खींचेंगे तो कई बार देखो आपने तार बनाए जाते हैं, उसको और लंबा किया जा सकता है, लेकिन छोड़ने पर वापस वैसा होगा क्या, लोहे का तार नहीं होगा। तो ये प्रत्यास्था नहीं है, ये क्या होगा, आपका तन्यता होगी। डेंसिटी कम पड़ेगी, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसकी तन्यता कम होगी, तो ये यहाँ पर खींचने पर लंबा हो जाएगा, तो ये तन्यता होगी। तो ठोसों के अंदर क्या होती है, तन्यता होगी, तो यहाँ पर प्रत्यास्था होगी। अब पानी को हम इस तरह से खींचते हैं तो क्या वो खींचा जा सकता है और छोड़ने पर वापस वैसे सब में आ सकता है, नहीं। गैसों में नहीं, तो यहाँ पर आपकी प्रत्यास्था नहीं होती। अब उसके बाद संपीड़ित की बात करें, प्रेशर की। अब आप इसको समझें, प्रेशर के लिए इस एक्टिविटी को करा रहा हूँ मैं। अगर आप किसी को कंप्रेस करना चाहते हैं, दबाने पर क्या हुआ, पास हो जाएगा, आयतन में कमी आएगी। तो किसी पर फोर्स लगाने पर आयतन में कमी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संपीड्यता। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज ली है, ओके, और इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सॉलिड को भरने वाले हैं, सॉलिड को भरेंगे। कोई सॉलिड लेते हैं और उसको हम भर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सॉलिड के रूप में ये चौक भर दिया, ओके। और अब मैंने इस पर प्रेस किया, इसका वॉल्यूम बराबर यहाँ तक है। अब मैं इसको प्रेस करूँगा, कुछ अंदर गया, ठीक है। अगर आप सिंगल भी लें, जैसे कि मैं इसको सिंगल ले लेता हूँ, ये चौक लिया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा लेते हैं, ये देखें आप, ये यहाँ तक है, ओके। अब इसको मैं प्रेस करता हूँ,
बहुत कम प्रेस हुआ ना, यानी कि ये लगभग एसएमपीडी की तरह है। फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो कुछ थोड़ा सा ये वॉल्यूम को कम कर सकता है। अब सेकंड चीज़ लेते हैं हम, सॉलिड को निकाल कर लिक्विड लेते हैं, जैसे पानी लिया उसी के बराबर, ठीक। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ उसी तरीके से, पानी का लेवल है यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर, अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी लिक्विड है, ये चेंज कर देते हैं इसको। बच्चों ये लीक थी, इसको मैं सही कर देता हूँ। अब इसमें पानी भर के देखते हैं। अब देखिए आप, यहाँ तक पानी भर रखा है, नज़र आ रहा है। अब इसको अपन क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो क्या इसके आयतन में कमी आएगी? तो देखें, सॉलिड की तुलना में क्या हुआ, ये ज़्यादा अंदर तक जा रहा है ना। इसका मतलब इनको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा। ओके, और अब मैं इसमें हवा भर देता हूँ। अब इसमें मैंने क्या की, केवल एयर, और अब इसको मैं कंप्रेस करता हूँ हवा को, तो ये आपका यहाँ तक गया, यानी कि लगभग आधा हो गया, ठीक। अब इससे क्या पता चला आपको? तो पता ये चलता है कि जो सॉलिड होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, एसएमपीडी होते हैं, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक। ये आपके संपीडी होते हैं लेकिन कम होंगे, कंप्रेस कम किए जा सकते हैं, और एयर ये अधिक कंप्रेस की जा सकती है, अधिक संपीडी होती है। यानी कि हवा को आप अगर प्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब आप फोर्स करते हैं किसी मैटर के ऊपर और उसका वॉल्यूम कम हो जाए तो उसको कहते हैं हम कंप्रेसिटी, और कंप्रेसिटी यहाँ पर समझ किसकी होगी, एयर की। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा कि गैस के जो सिलेंडर होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी गैस होती है, लेकिन उनको प्रेसराइज करके भरा जाता है। तो प्रेस करने के कारण उनका वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होने से उनके मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, तो उसकी फेज क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। होती तो गैस है, पर उस पर कंप्रेस करने के कारण उसके पार्टिकल क्या होते हैं, पास आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, उनका अवस्था चेंज होकर किसमें चली जाएगी, हम पढ़ने वाले नेक्स्ट अवस्थाएं कैसे चेंज होती है। तो अणु पास आने के कारण क्या होता है, वह लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए हम उसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी के बारे में हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, आघात वर्धनीयता और डेंसिटी को समझेंगे हम, ठीक है ना। अब आप देखें, मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा टेबल पर। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक चौक लिया है, ये आपका चौक है, ओके, ये मैंने चौक लिया है। अब उसके बाद क्या लिया है, एक मैंने आपको क्या लिया है, ये वायर लिया है, तार लिया है, चलो ये ले लेते हैं, ये तार है आपके पास, ओके। और एक मैंने आपको क्या ली, ग्लास रोड ली है, 3 आइटम लिए हैं, तीनों सॉलिड है। और अब हम क्या करते हैं, इन पर फोर्स लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया, क्या हुआ, टूट गया ना। अब इस पर फोर्स लगाता हूँ, क्या ये टूटा? टूटा नहीं, लंबा हो गया, यानी कि इस पर चोट करने पर टूट जाता है, इसको ब्रिटलनेस कहते हैं, भंगुरता। तो ठोस क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ठोस ऐसा भी है जिस पर हमने फोर्स लगाया, टूटा नहीं, तो ये तन्य है, टूटेगा नहीं। और ये ग्लास ली मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया, टूट गया। क्या पता चला इससे? तो इससे हमें क्या पता चला, इससे पता चला कि तन्यता किसमें होगी, तो ठोसों के अंदर तन्यता होती भी है और भंगुरता भी होती है। तो तन्यता होती है धातुओं के अंदर, जो धातु होते हैं, मेटल, धातु ठोस तन्य होती है। और मेटल के अलावा कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल होते हैं,
आयनिक क्रिस्टल वो आपके क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, चटक जाते हैं, जिस तरह कांच। ओके, अब बात करेंगे हम भंगुरता और तन्यता के बाद। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होने वाला है, लिक्विड में पानी को हम खींचते हैं, क्या वह खींच जाता है, खींचेगा क्या, या उसको तोड़ सकते हैं क्या, ब्रिटल होता है क्या, तो वह तन्य नहीं होगा और अंगूर भी नहीं होगा। और इसी तरह से गैस भी तन्य नहीं है और अंगूर भी नहीं है, चटकती भी नहीं है। अब लास्ट आपका सबसे मज़ेदार जो है या सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में उनके बीच में जो कण होते हैं, उन कणों के बीच में फोर्स क्या है। तो कणों के बीच में फोर्स क्या होने वाला है, तो आप देखते हैं कि जब मैं सॉलिड के ऊपर और लिक्विड के ऊपर और गैस के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो वहाँ पर सॉलिड की साइज चेंज होने में क्या होगा, सॉलिड की साइज को आप आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। लिक्विड की साइज को हम चेंज कर लेते हैं, गैसों को हम ले जा सकते हैं। कहने का मतलब वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूल फोर्स सबसे ज़्यादा, अणु सबसे पास ज़्यादा फोर्स से कौन चिपके होते हैं, सॉलिड में। तो यहाँ पर अधिकतम बल काम करेगा, अधिकतम फोर्स होगा। यहाँ पर फोर्स लिक्विड में कम हो जाएगा और यहाँ पर फोर्स सबसे कम होगा। इसीलिए फोर्स के कारण जब मजबूती से बंधे होंगे अणु तो वो इधर उधर हिलेंगे नहीं, तो इसीलिए उनका आकार, आकृति, वॉल्यूम सब क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जैसा रखते हैं वैसे ही रह जाता है, क्योंकि उनके अंदर के जो पार्टिकल है वो ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। फिर लिक्विड के अंदर थोड़ा कम हो जाता है फोर्स, इसलिए वो क्या होते हैं, साइज बदल जाती है, जिस जगह रह जाते हैं वहाँ पर वो लचीले हो जाते हैं, उनका कणों की जो गतिशीलता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और गैसों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चों ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के कुछ सिम्टम्स थे जो आगे कक्षाओं में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। कक्षा 11 में सॉलिड स्टेट के नाम से पूरा पढ़ोगे, लिक्विड को सॉल्यूशन के नाम से पढ़ोगे और गैस को गैस लॉ और गैस के ऊपर पूरा टॉपिक मिलने वाला। तो आप 3 टॉपिक केमिस्ट्री में वहाँ पर पढ़ने वाले हो जो मेजर टॉपिक होते हैं, तो उनकी ब्रीफ जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अब नेक्स्ट हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था, सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे बदल सकते हैं, गैस को लिक्विड में कैसे बदल सकते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घर पे अगर आपके पास ये मटेरियल होते हैं तो वापस आप अपनी बुक लें और उन एक्टिविटीज़ को घर पर करें, एंजॉय करें, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होगा और कहाँ जाओगे, किस फील्ड में, साइंस के टॉप फील्ड में आप पहुंचने वाले हैं। ओके, थैंक यू।